बलपूर्वक कब्जा कर लिया। अब जब आपने सत्ता पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया, तो फिर जो सर्वहारा वर्ग है, वो सत्ता पर कब्जा करेगा प्रथम चरण में, दूसरे चरण में वह बुर्जुआ वर्ग को मिटा देगा। मैं आपको बताऊँगा, मतलब कैसे उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त कर देगा, तो बुर्जुआ वर्ग समाप्त हो जाएगा और फिर उस चरण में वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्रांति का निर्यात करेगा, ताकि बाकी क्षेत्रों में भी लोगों में सर्वहारा चेतना विकसित हो और लोग सत्ता पर कब्जा करके सर्वहारा का तानाशाह स्थापित कर दे। तो दूसरे चरण में अगर सभी क्षेत्रों में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही शासन स्थापित हो जाएगी, तो फिर ऑटोमेटिकली अब राज्य की जरूरत नहीं रह जाएगी। उसने कहा था राज्य एक आवश्यक बुराई है, स्टेट इज अननेसेसरी एविल। इसी पर आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन में गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों में कॉमन पॉइंट पूछा है, तो दोनों में से कोई स्टेट को ज्यादा महत्व नहीं देता। हाँ, गांधी तो बिल्कुल शुरू से ही महत्व नहीं देते, उन्होंने कहा राज्य एक अनावश्यक बुराई, उनको एनार्किस्ट की श्रेणी में रखा जाता है। और कार्ल मार्क्स कहता है राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो कार्ल मार्क्स उसी समय तक राज्य को रखना चाहता है जब तक कार्ल मार्क्स वो तभी तक राज्य को रखना चाहता है जब तक सर्वहारा यानी आर्थिक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो जाता। जिस दिन आर्थिक सामाजिक रूपांतरण हो जाएगा, बुर्जुआ मिट जाएगा, राज्य की महत्ता समाप्त, राज्य की जरूरत समाप्त, अब हर जगह सर्वहारा का शासन है, तो राज्य को मिटा दो और पूरी दुनिया में एक ही वर्ग होगा सर्वहारा वर्ग और एक ही राज्य होगा सर्वहारा का राज्य। उसी को कहा गया क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज। लेकिन जो वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है, उसको मार्क्स का यूटोपिया आप मान लीजिए। एक तरह से समझिए तो साम्यवाद शब्द की तो अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं एक गवर्नमेंट व्याख्या आपको बता देता। जो क्रांति का तीसरा चरण जो मार्क्स ने बताया, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और सभी समानता के स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो उसी के लिए साम्यवादी शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन आगे चलकर जो घटनाक्रम आप देखेंगे, मैं अपने आपको पता चलेगा यह स्थिति अधिक समय तक रह नहीं सकी। क्यों? क्योंकि देखिए अब क्या है कि डायरेक्ट एक्शन तो सर्वहारा क्रांति तो आप टेक्निकल टर्म में कहो तो कहीं नहीं हुई पूरी दुनिया में, रसिया में भी नहीं, वहां पर भी मैनिपुलेटेड ही था, बोल्शेविक पार्टी ने मैनिपुलेट किया था पूरी चीजों को। लेकिन चलिए कहीं भी जो भी हुआ उसको सत्ता पर कब्जा कर दिया, आगे का तो कोई घटना हुई नहीं, तो क्रांति तो वहीं तक रुक गई, वर्गीय राज्य समाज तो आया नहीं। तो जो सर्वहारा का तानाशाह था और अलग अलग जो मार्क्सवादी सरकारें स्थापित हुई, तो धीरे धीरे उन्हीं के लिए साम्यवादी शब्द का प्रयोग शुरू हो गया। तो आज क्रांति के दूसरे चरण में जहां जहां अब तो खैर मार्क्सवादी सरकार धराशायी हो गए, जब मार्क्सवादी सरकारें थी तो क्रांति के दूसरे चरण में वो थी, तो उसी चरण के लिए साम्यवादी शब्द का प्रचलन शुरू हो गया। अन्यथा साम्यवादी शब्द का प्रचलन, कम्युनिज्म शब्द का प्रचलन होना चाहिए था क्रांति के तीसरे चरण। लोगों को क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। समाजवादी बृहत्तर परिकल्पना, उसके कई ब्रांचेज, उसी में एक मार्क्सवाद, उसी में यूटोपियन समाजवाद, उसी के अंतर्गत प्रजातांत्रिक समाजवाद, सब उसी श्रेणी में आ जाते हैं। और साम्यवाद मार्क्सवाद का ही तीसरा चरण, लेकिन अब दूसरे चरण के लिए अब उसके आगे चलकर मार्क्सवाद के पर्यायवाची के रूप में उसका प्रचलन शुरू हो गया था, जबकि उसका मतलब आरंभ में कुछ और था। इस प्रकार से आप देखते हो समाजवाद मार्क्सवाद। अब अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको किसी तरीके से समझाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब औद्योगिक क्रांति ने श्रमिक और पूंजीपतियों के मध्य संबंधों का मुद्दा उठाया। मैं पहले ही बताना चाहता कि देखो, समाजवाद का मतलब जो समानता का आदर्श, वो समानता का आदर्श दुनिया में कोई नई चीज नहीं, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रांस की क्रांति में भी, और फ्रांस की क्रांति से पहले जीन जैक्विस रूसो का नाम आपने सुना होगा, तो जीन जैक्विस रूसो ने भी यह बात की घोषणा की थी कि हम सभी समान हैं क्योंकि हम सभी प्रकृति की संतान। फिर फ्रांस की क्रांति के मध्य भी जैकोबियन शासन के दरमियान और उसके बाद कुछ ऐसे चिंतक हुए थे, उन्होंने समाजवाद शब्द पर बल दिया। लेकिन समाजवाद शब्द का प्रचलन बेसिकली औद्योगिक क्रांति के बाद तब चलकर समाजवाद एक विचारधारा के रूप में विकसित हुई है। समानता का आदर्श तो पहले से है, एक विचारधारा के रूप में समाजवाद का विकास आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है। और फिर 1830 के दशक में फ्रांस में इसका प्रचलन शुरू हुआ, ब्रिटेन में भी कुछ समाजवादी पैदा हुए, ये सब आरंभिक समाजवादी थे। तो औद्योगिक क्रांति के बाद इनका आना स्वाभाविक था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के साथ या औद्योगिक क्रांति के पश्चात पूंजी के द्वारा श्रम का शोषण आरंभ हुआ। जैसे जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, उसके साथ कैपिटल ने लेबर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अब कैपिटल ने लेबर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, तो आखिर श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर तो नए नए विचार आने लगे। इसी क्रम में एक विचारधारा के रूप में समाजवाद का आगमन हो गया औद्योगिक क्रांति के पश्चात। अब यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले एक बात बताते हैं। पहले आपको याद होगा कि हमने उदारवादी विचारक, एक शब्द यहाँ पर हमने उदारवादी लाई, ध्यान रखना। उदारवादी विचारक हमने प्रबोधन के समय, यानी एक तरह से समझो उदारवाद की नींव प्रबोधन में पड़ी और फ्रांस की क्रांति से उसे प्रेरणा मिली। और आपको याद होगा जब मैं आपको पार्ट फर्स्ट कवर कर रहा था, तो फ्रांस की क्रांति की विरासत के रूप में यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद जैसे विचारों का प्रसार हुआ। मैंने आपको बताया था कि उदारवाद है क्या, तो आप कहोगे ये मध्यवर्गीय दृष्टि है, ये मध्यवर्गीय विचारधारा थी जिसको उदारवाद के नाम से आप जानते हो। जो कुल मिलाकर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे, उन्होंने जब संवैधानिक राजतंत्र की बात की, जब मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की, व्यक्ति के अधिकारों की बात की, वहीं से उदारवादी विचारधारा का, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ लिबरल आइडियाज। ओके, अब यहाँ पर पहले हमने यह दिया कि भाई उदारवादी और प्रारंभिक समाजवादी में क्या समानता है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए, जब पूंजी के द्वारा श्रम का शोषण हुआ, तो पहले मजदूरों की दशा पर आंसू बहाने के लिए मध्यवर्गीय विचारक ही आए और उन्होंने ही मजदूरों की कष्टप्रद स्थिति पर लोगों का ध्यान दिलवाना शुरू किया, जिसमें आपको हम कुछ नाम बताएंगे। फ्रांसीसी चिंतकों में आप सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरिये,
और आगे चलकर लुई ब्लांक थोड़ा व्यावहारिक है, और ब्रिटेन में रॉबर्ट ओवन जैसे चिंतक हुए। इन चिंतकों ने मजदूरों पर आंसू बहाया तो उनकी दशा पर और कुछ सुधार की बात उठाई। यह मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी। तो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी होगा तो उग्र परिवर्तन नहीं चाहेगा, जो फ्रांस की क्रांति के समय भी आपने देखा। अगर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी होगा तो वह निजी संपत्ति को समाप्त नहीं करना सोचेगा। वह हमेशा सोचेगा कुछ धनी लोग कुछ अपनी स्वेच्छा से अपने कुछ अधिकार छोड़कर निर्धन की स्थिति को ऊंचा उठाए। वो चाहेगा कि निर्धन थोड़ा सा ऊंचा उठे लेकिन धनी लोग नीचे ना आए। ये खुद भी मध्य वर्ग से जुड़ा हुआ है। तो अब उसी क्रम में हमने कहा कि वे उदारवादी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी हैं और प्रारंभिक समाजवादी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग उसका समानता और असमानता इन दोनों के बीच देख लेते हैं। उदारवादी और प्रारंभिक समाजवादी में समानता और असमानता क्या है। तो समानता में देखो, दोनों का सामाजिक आधार मध्य वर्ग ने तैयार किया था। एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है कि दोनों मध्य वर्ग से आए थे, तो दोनों का सामाजिक आधार मध्य वर्ग ने तैयार किया था। दूसरा, दोनों वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग समन्वय में विश्वास करते थे। उदारवादी भी वो वर्ग समन्वय के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहते थे, और प्रारंभिक समाजवादी भी वर्ग संघर्ष के बजाय या उग्र परिवर्तन के बजाय शांतिपूर्ण ढंग से, या वर्ग संबंध की जगह यहाँ पर आप शांतिपूर्ण परिवर्तन भी हो सकते हैं। दोनों शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन चाहते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन। दोनों अब शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन चाहते थे। दोनों संसदीय राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते थे, न कि क्रांति के माध्यम। दोनों चाहते थे कि हम संसदीय राजनीति के माध्यम से आगे बढ़े, न कि क्रांति के माध्यम से। मतलब बोथ जस्ट ट्राई टू मूव थ्रू पार्लियामेंटरी पॉलिटिक्स, नॉट थ्रू रेवोल्यूशन। दोनों इसी रास्ते से आगे बढ़े। पर देखेंगे उदारवादी विचारक एवं प्रारंभिक समाज असमान। ये दोनों में मैंने तीन जो आपको समानता का पॉइंट बताया, क्लियर हो गया होगा। दोनों का सामाजिक आधार एक है, दोनों शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन चाहते हैं, यानी वर्ग समन्वय में विश्वास करते हैं, और दोनों संसदीय राजनीति यानी वो प्रजातांत्रिक माध्यम से सुधार लाना चाहते हैं। दोनों में से कोई क्रांति के माध्यम से नहीं चाहते। अब इनमें अंतर का बिंदु क्या है, तो उदारवादी विचारक पूंजीपतियों के हितों के लिए, जो उदारवादी विचारक हैं वो पूंजीपतियों के हितों के लिए अधिक चिंतित थे, जबकि प्रारंभिक समाजवादी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए, की सुरक्षा के लिए अधिक चिंतित थे। मतलब उदारवादी थे वो पूंजीपतियों के एंगल से सोच रहे थे, और ये प्रारंभिक समाजवादी श्रमिकों के पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे। और दूसरा, उदारवादी सीमित राज्य की अवधारणा पर जोर दे रहे थे, जबकि प्रारंभिक समाजवादी राज्य की शक्ति का विस्तार करना चाहते थे। ध्यान रहे, चाहे वो उदारवादी हो या वर्तमान में आप नव उदारवादी को देखें, उदारवादी और नव उदारवादी की विशेषता ये होती है वो कभी भी राज्य की शक्ति को बढ़ाना नहीं चाहेंगे, वो हमेशा राज्य की शक्ति को सीमित करना चाहेंगे। उदारवादी चिंतक वो चाहते हैं स्मॉलर स्टेट। स्मॉलर स्टेट मतलब स्टेट छोटा हो, स्टेट का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर हो, स्टेट आर्थिक मामले में हस्तक्षेप ना करे, वो कानून व्यवस्था तक सीमित रहनी चाहिए। लेकिन जो प्रारंभिक समाजवादी है उन्होंने देख लिया कि अगर स्टेट लेसेज फेयर स्टेट होगा तो मजदूरों को तो पूंजीपति दबा डाले, तो आखिर राज्य को ही, आखिर मजदूरों की सुध कौन लेगा। राज्य को आगे आना चाहिए और मजदूरों के कल्याण के लिए कुछ काम करना चाहिए। और सोचिए, अगर राज्य मजदूरों के कल्याण के लिए आगे आता है तो इसका मतलब है कि राज्य अब लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, राज्य केवल कानून व्यवस्था की स्थापना तक सीमित नहीं रहेगा, राज्य उससे आगे बढ़ेगा। और राज्य जिस समय कानून व्यवस्था की स्थिति की स्थापना से आगे बढ़कर आता है, उसी समय उसका स्वाभाविक परिणाम होगा कि अब राज्य छोटा राज्य नहीं रह जाएगा, लघु राज्य नहीं रह जाएगा, वो बृहद राज्य हो जाएगा, और राज्य की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो उदारवादी राज्य की शक्ति को सीमित रखना चाहते हैं और प्रारंभिक समाजवादी राज्य की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। दोनों मध्य वर्ग से ही हैं, लेकिन दोनों का जो तरीका है वो अलग अलग है। प्रारंभिक समाजवादी में एक एक से परिचय कराते हैं, सब वर्ग समन्वय वाले हैं, शांतिपूर्ण परिवर्तन वाले। ये शब्द शांतिपूर्ण परिवर्तन वाले हैं, वर्ग समन्वय वाले। अब देखिए स्टडी मेटेरियल दिया है, उसको फिर एक बार जाकर पढ़ लेना। उसमें मैंने सब के बारे में आराम से दे दिया है। कुछ पीपीटी भी है, इस पीपीटी में भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये तो आपको जस्ट एक शॉर्ट में है, संक्षिप्त में, और इसी को आपको कहीं डिटेल्स में मैंने आपके स्टडी मेटेरियल में दिया हुआ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे सेंट साइमन, यहाँ पर मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैटेगराइज कीजिए आरंभिक समाजवाद। आरंभिक समाजवादी में सेंट साइमन फ्रांसीसी, सेंट साइमन फ्रांसीसी, साइमन फ्रांसीसी, चार्ल्स फोरियर, चार्ल्स फोरियर भी फ्रांसीसी, चार्ल्स फोरियर भी फ्रांसीसी। रॉबर्ट ओवन ब्रिटिश, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर भी फ्रांसीसी है, रॉबर्ट ओवन ब्रिटिश है।
इन सभी का नामकरण हुआ है यूटोपियन में आ गए, यूटोपियन में आ गए, आदर्शवादी वाले। एक आगे का है कार्ल मार्क्स से पहले, इसको आप देखोगे लुई ब्लांक। लुई ब्लांक इसने जो कहा, ये फ्रांसीसी है, लेकिन जो लुई ब्लांक है, ये लुई ब्लांक थोड़ा अलग है, ये ज्यादा, ये यूटोपियन नहीं है, इसका दृष्टिकोण ज्यादा व्यवहारिक है। कार्ल मार्क्स की तरह कट्टर यथार्थवादी तो नहीं है, लेकिन ये ज्यादा व्यवहारिक है। अब इसको मैं पहले वाले को इतना ही को आप ध्यान रखना। तो अब देखो इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे सेंट साइमन, तो सेंट साइमन कहता है कि प्रकृति के पास अपार संसाधन है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्यों आपस में मर खप रहे हैं? प्रकृति के पास अपार संसाधन है, बेहतर यही होगा कि हम सब मिलकर प्रकृति के संसाधनों का दोहन करें और सबकी आवश्यकताएं पूरी, किसी को कोई कमी नहीं रहेगी। अब देखो सेंट साइमन यहाँ पर क्या मिस कर रहा है, चाहे वो पूंजीवादी हो या समाजवादी हो, कार्ल मार्क्स तक किसी ने यह नहीं सोचा कि आज न कल प्रकृति जवाब दे सकती है। उसमें दुनिया में कुछ ही चिंतक हैं, ऐसे जैसे इमर्सन है, गांधी हैं, जॉन रस्किन हैं, तो इस सब तरह के कुछ ही चिंतक ही हैं जिन्होंने इस बात को सोचा कि हम खपत बढ़ाने के बजाय उत्पादन को बढ़ाने के बजाय हम खपत ही थोड़ा कम कर लें तो हम सब सुखी रहेंगे। उस समय किसी ने सोचा नहीं। सेंट साइमन क्या बोलता है आप देखते हैं कि प्रकृति के पास अपार संसाधन। उसने नारा दिया था कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता, प्रत्येक को उसकी फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वॉक, प्रत्येक को अपनी क्षमता के अनुसार से, प्रत्येक को अपने कार्य के अनुसार, मतलब प्रत्येक अपनी क्षमता के आधार पर क्लेम ना करे, प्रत्येक को अपने कार्य के अनुसार मिले। तो चलिए ये भी कह रहा है कि प्रेम से मेल मिलाप से परिवर्तन लाइए। चलिए इसने आगे चलकर इसके विचार के आधार पर फ्रांस में एक लीग ऑफ जस्ट की स्थापना हुई थी। अब ये लीग ऑफ जस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी लीग ऑफ जस्ट का मेंबर पहले कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स का एक मित्र हुआ था जिसका नाम था एंजेल्स, तो ये दोनों लीग ऑफ जस्ट के सदस्य बने थे। अब चार्ल्स फोरियर जैसे ये है, तो यह कहीं ना कहीं सेंट साइमन औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक सभ्यता का समर्थक है। चार्ल्स फोरियर इससे अलग है। उनका कहना है कि चलिए लोगों को या तो ग्रामीण क्षेत्र में रहना चाहिए या फिर छोटे कस्बों में रहना चाहिए, तब वो शोषण से बच जाएंगे। और उसने सहकारी खेती का एक मॉडल रखा कि किसानों को 1600 किसानों को 5000 एकड़ की भूमि में मिलजुल कर खेती करनी चाहिए। उसका एक नाम रखा था फलांस, हालांकि वो मैंने जानबूझकर नहीं दिया, उसमें आपको फैक्ट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, तो इतना ही मतलब रखिए कि वो चाहता है, दो बिंदु है कि लोग गाँव और कस्बे में रहें, बड़े नगरों में नहीं, तब उनके शोषण की संभावना कम हो जाएगी। और दूसरा उसने कहा था कि किसानों को मिलजुल कर सहकारी खेती के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, तो उसने सहकारी खेती का विचार दिया था। यह था चार्ल्स फोरियर का। अब रॉबर्ट ओवन ब्रिटिश, अब रॉबर्ट ओवन के बारे में दिलचस्प चीज यह है कि यह स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड की ब्रिटेन का, यह ब्रिटिश है, तो स्कॉटलैंड में एक जगह था, उसका नाम था न्यू लूनार। वहां पर इसने, अभी नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसने अपनी फैक्ट्री डाल रखी थी, खुद उद्योगपति था, खुद पूंजीपति था। इसने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, उस फैक्ट्री में उसने बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि ये मानवतावादी पूंजीपति था, यह मजदूरों से सहानुभूति रखता था। इसने अपनी फैक्ट्री में मजदूरों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं बढ़ा दी, और उसे देखकर यह आश्चर्य हुआ, उसे मुनाफा कम होने के बजाय मुनाफा और भी बढ़ गया। इसने लिखा, उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयोग के माध्यम से बताया कि एक संतुष्ट श्रमिक ही एक वास्तविक श्रमिक है। उनका निष्कर्ष था कि श्रमिकों की सुविधाएं बढ़ा देने पर मुनाफा कम होने के बजाय बढ़ जाता है। मतलब जब तक श्रमिक संतुष्ट नहीं होंगे, वो एक्चुअल वर्कर नहीं होंगे, वो दिल से कहीं प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और फिर आपको मुनाफा नहीं होगा। अगर आप श्रमिकों को संतुष्ट करोगे तो उससे आपका मुनाफा बढ़ेगा। यह रियलाइजेशन था रॉबर्ट ओवन को, और रॉबर्ट ओवन के विचारों ने ब्रिटिश सरकार को थोड़ा प्रभावित किया था क्योंकि 1819 में जो श्रमिक सुधार ब्रिटेन में हुआ था, माना जाता है कि 1819 में जो ब्रिटेन में श्रमिक सुधार हुआ था, वो ये श्रमिक सुधार पर रॉबर्ट ओवन का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो रॉबर्ट ओवन ने उसमें उसके विचारों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था, मतलब बहुत गहरा नहीं, सॉरी, थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था, और सरकार ने थोड़ा सा इसके विचार के प्रभाव में ऐसा किया। अब ये चिंतक जो मैं बता रहा हूँ समाजवादी लुई ब्लांक, यह यथार्थवाद के समर्थक फ्रांसीसी विचारक, मतलब यह इन लोगों की तरह वो हवाई किला नहीं बनाता या फिर कल्पना में विचरण नहीं करता, यह एक यथार्थवादी चिंतक है लुई ब्लांक। और उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, आगे चलकर कार्ल मार्क्स को उसने प्रभावित किया है। उन्हें श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के राजनीतिक सत्ता की वकालत। उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे ये सब कह रहे हैं कि मजदूरों को थोड़ी आर्थिक सुविधाएं बढ़ा दीजिए, मजदूरों का स्थिति सुधर जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उनकी वेतन बढ़ाइए, उनके काम के घंटे कम करिए, उनकी सुविधाएं बढ़ाइए, उनको काम करने के लिए मानवीय परिस्थितियां दीजिए, आप भी सुखी रहेंगे, मजदूर भी सुखी रहेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई आर्थिक सुधार करेंगे तो मजदूरों की दशा सुधर जाएगी। लुई ब्लांक एक ऐसा यथार्थवादी चिंतक है कि वह इस बात से सहमत नहीं। वो कहता है कि मजदूरों को केवल वेतन, भत्ते और बाकी चीज बढ़ा देने से उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी जब तक उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं आएगी। मतलब राजनीतिक शक्ति का मतलब ये नहीं कि कार्ल मार्क्स की तरह आप रखपूर्ण क्रांति कर डालिए, मतलब कहीं ना कहीं सरकार पर उनका प्रभाव होना चाहिए, और सरकार पर उनकी पकड़ होगी, तभी सरकार उनके हित में काम करेगी। क्योंकि जो पूंजीपतियों की सरकार होगी उनके हित में काम नहीं करेगी। तो उसने दो तीन बातें कही, उसकी बड़ी सटीक बात थी कि आपको मजदूरों का सशक्तिकरण उसके लिए आवश्यक है। तो मैं इस क्रम में आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे दो तीन बातें इसमें कही।
पुनर्वितरण के लिए, पुनर्वितरण के लिए राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना आवश्यक, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना आवश्यक, शक्ति प्राप्त करना आवश्यक, आवश्यक। एक तो इसका यह दिया। दूसरा, श्रमिकों के उत्थान के लिए, श्रमिकों की दशा, श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए, श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए, सुधार के लिए राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा सक्रिय प्रयास, राज्य के द्वारा सक्रिय प्रयास आवश्यक, राज्य के द्वारा सक्रिय प्रयास आवश्यक। यह भी उसका कहना था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात उसने कही है कि राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा सरकारी शिल्पशालाएं, सरकारी शिल्पशालाएं, सरकारी शिल्पशालाएं, शिल्पशालाएं स्थापित करने की जरूरत, सरकारी शिल्पशालाएं स्थापित करने की जरूरत, करने की जरूरत। अब देखो, ये जो मैंने स्टेटमेंट, ये जो मैंने लिखा है, ये आपको कोई नई चीज नहीं, जो मैंने आपको अध्ययन सामग्री दी, उसको आप पढ़ना, उसमें मिल जाएंगे। उसमें आपको राजकीय शिल्पशालाएं और सामाजिक कार्यशालाएं मिलेंगी। ये क्या है? इनका ये कहना है कि राज्य को चाहिए इस प्रकार के शिल्पशालाएं और कार्यशालाएं बनाए और उन शिल्पशालाओं के पास तकनीकी और पूंजी हो। ये तकनीकी और पूंजी उन शिल्पशालाओं के पास हो, वो शिल्पशालाएं ये तकनीकी और पूंजी मजदूरों को दी। और मजदूरों को, मतलब इनका कहना है कि अगर मजदूरों को प्राइवेट कैपिटलिस्ट के अंतर्गत छोड़ोगे तब तो उनका शोषण होना तय है। राजकीय शिल्पशाला अलग बने, राज्य निजी पूंजीपतियों को प्रतिस्पर्धा दे, वो अपनी शिल्पशालाएं बनाए, सामाजिक कार्यशाला स्थापित करें और मजदूरों को साहूकार की भूमिका राज्य निभाए। यहाँ पर राज्य को साहूकार की भूमिका निभानी पड़ेगी, मजदूरों को तकनीकी देनी पड़ेगी, पूंजी देनी पड़ेगी, उनको स्वतंत्र रूप से उनका उत्पादन खड़ा करना होगा। और एक बार जब इस तरह के सरकार समर्थित, राज्य समर्थित मजदूर जब आ जाएंगे तो फिर प्राइवेट कैपिटलिस्ट पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा, क्योंकि इन मजदूरों की स्थिति अच्छी होगी, उन्हें भी अपने मजदूरों की दशा सुधारनी होगी। इस तरह से सारे मजदूरों का कल्याण होगा। राज्य को यहाँ पर राजकीय शिल्पशालाएं और सामाजिक कार्यशालाएं स्थापित करनी होगी। ये लुई ब्लांक का मत है और लुई ब्लांक फ्रांस में काफी सक्रिय था। फ्रांस की क्रांति के बाद देखो, ये क्रांति 1789 में हुई, फिर वहाँ पर बाद में नेपोलियन बोनापार्ट के पतन मैंने बताया था 1850 में हुआ, तो फिर वहाँ पर एक लुई ब्लांक की सरकार स्थापित, 1830 में क्रांति हुई फिर फ्रांस में। नेपोलियन के बाद जब कांग्रेस ऑफ वियना, वियना कांग्रेस ने जब पुरातन व्यवस्था स्थापित किया है लुई 18वां को, तो लुई 18वां के जो उत्तराधिकारी है चार्ल्स दसम, उसके अगेंस्ट में क्रांति होगी, चार्ल्स 10वें के अगेंस्ट में 1830 में। तो वहाँ पर जो क्रांति होगी तो वहाँ पर एक सरकार गठित होगी लुई फिलिप के अंतर्गत। वो मैंने जानबूझ को सब चीजें नहीं बताई, आवश्यक नहीं है। तो लुई फिलिप की सरकार में ही आप देखोगे उस समय उस सरकार पर लुई ब्लांक के समाजवादी विचारों का प्रभाव, और फिर आगे चलकर फिर 1848 में 1848 में लुई फिलिप की सरकार के अगेंस्ट भी क्रांति हुई। 1848 में फिर वहाँ पर एक 1848 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया, फिर वो दूसरा गणतंत्र था। फ्रांस में कुल 5 गणतंत्र में अभी तक, तो दूसरा गणतंत्र था। 1848 में गणतंत्र घोषित किया गया और फिर उसमें जो सरकार गठित हुई उस सरकार में इसी लुई ब्लांक को एक मंत्री का पद भी मिला और लुई ब्लांक ने सरकारी शिल्पशालाएं भी खोली और मजदूरों की दशा में सुधार के लिए बड़ा जोर शोर से प्रयत्न शुरू किया। इस बात से पूंजीपति इतने डर गए कि उन्होंने नेपोलियन का भतीजा, जिसका नाम है लुई नेपोलियन तृतीय, वह बोनापार्टवादी का नेता था, जानबूझकर उसके हाथ को मजबूत किया। तो पहले तो उसको बोलते हैं लुई नेपोलियन तृतीय, जो बोनापार्टवादी का मुखिया था और नेपोलियन का भतीजा था। तो वो पहले प्रेसिडेंट के पद पर चुना गया और एक बार वो प्रेसिडेंट के पद पर चुना गया तो 4 वर्ष प्रेसिडेंट के पद पर रहा और फिर 1852 में उसने गणतंत्र को समाप्त करके फिर दोबारा राजतंत्र को स्थापित कर लिया। इसलिए जो भी समाजवादी कार्यक्रम लुई ब्लांक आरंभ कर रहा था वह वहीं पर रुक गया, क्योंकि फ्रांसीसी पूंजीपतियों ने समाजवादियों को आगे नहीं बढ़ने दिया और उसने लुई नेपोलियन तृतीय को सहारा देकर, उसको समर्थन देकर फिर एक बार राजतंत्र को स्थापित किया। लेकिन लुई ब्लांक के विचारों का फ्रांस पर प्रभाव देखा गया, जिसे हम यूटूब में चिंतक के रूप में नहीं कर सकते। अब आ जाता है मामला कार्ल मार्क्स का। पहले हम यहाँ से मार्क्स को देखना शुरू करते हैं, इस पेज से, फिर पीछे हम तब देखेंगे, पहले इसे देखते हैं। इनको एक बार फिर आप लोग पढ़ें। कार्ल मार्क्स जिस तरह 18वीं सदी का चिंतक रूसो अपने युग से आगे था, उसी प्रकार 19वीं सदी का चिंतक कार्ल मार्क्स अपने युग से आगे था। ये बड़ा ही विलक्षण चिंतक है। लगता है कि मानव चेतना को अगर रूसो के बाद या रूसो के साथ किसी अन्य चिंतक ने मानव चेतना को इतने गहरे स्तर पर प्रभावित किया होगा तो कार्ल मार्क्स। निश्चय ही 19वीं सदी का एक चिंतक है, लेकिन 20वीं सदी में छाया रहा।
और आप मान कर चलें कि लगभग 150 वर्षों तक ये इस इतिहास को दिशा देता रहा। इसकी कब्र पर 1883 में इसका जब डेथ हुआ था, तो इसके कब्र पर लिखा गया है कि अब तक दार्शनिकों ने इस संसार की व्याख्या की है, परंतु अब समय आ गया है संसार को बदलने का। यह है कि उसने सबसे ज़्यादा बल प्रैक्सिज्म पर दिया। उसका ये कहना था प्रैक्सिज्म पर दिया, प्रैक्सिज्म को उसने महत्वपूर्ण माना, मतलब संसार को बदलना है। मतलब केवल दार्शनिक बातों से काम नहीं चलेगा, विचारों से काम नहीं चलेगा, विचारों से ऊपर उठकर हमें कार्य रूप में उसको परिणत करना है। तो ये उसका स्लोगन है और वह उसके कब्र पर भी खोदा गया है। तो कार्ल मार्क्स तो देखो वैसे 1818 में ही पैदा हुआ था और वो जर्मन था। वो जर्मन था और उसका परिवार प्रोटेस्टेंट था, लेकिन धर्म के प्रति कभी उसका समर्पण नहीं रहा, क्योंकि उसने ऐसा देखा कि पहले उसका परिवार प्रोटेस्टेंट नहीं था, क्योंकि जर्मनी में था और जर्मनी में प्रोटेस्टेंट का प्रभाव इतना गहरा था कि उसके पिताजी एक चले हुए लॉयर थे और बचपन में उसके घर में समृद्धि भी थी। तो उसने ऐसा महसूस किया कि उसका परिवार तब तक सर्वाइव नहीं कर सकता था, पुष्टि नहीं पा सकता था जब तक वो प्रोटेस्टेंट न हो। तो उसको लगा कि धर्म में कितनी कृत्रिमता है, धर्म एक ऐसा आवरण है, एक स्टेटस का प्रतीक है। धर्म को उसने सोचा कि धर्म को सत्तारूढ़ पार्टी धर्म का इस्तेमाल करता है, धर्म के प्रति उसे कभी आस्था नहीं। उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छे ढंग से ही पहले हुई, फिर वो बोन विश्वविद्यालय पहले भेजा गया था, बोन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था जर्मनी का। वहाँ पर उसका कुछ जम नहीं पाया, उसकी संगति भी कुछ अच्छी नहीं थी, उसके पिता उसके शिक्षण से बहुत खुश नहीं हुए। तो बाद में वहाँ से उनको बर्लिन यूनिवर्सिटी भेजा और बर्लिन यूनिवर्सिटी में उस समय हीगेल, एक बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में जो जर्मन दार्शनिक हीगेल है, तो जर्मनी के बड़े ही समादृत और बड़े रिस्पेक्टेड फिलोसोफर रहे थे और एक तरह से वो बर्लिन यूनिवर्सिटी में हीगेल के विचार छाए हुए थे। तो उसने बर्लिन यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी डिग्री ली, पीएचडी। तो उसने अपने पीएचडी का कार्य जो रिसर्च का काम है उसने हीगेल पर ही पूरा किया था। बड़ी मुश्किल हुई थी उस थीसिस को उससे एक्सेप्ट करवाने में। खैर जब उसने शिक्षा पूरी की, उसके पिता लॉयर थे, वो उसे फिलोसोफर नहीं चाहते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स बना और फिर आके जर्नलिज्म को ज्वाइन कर लिया। उसी जर्नलिज्म के क्रम में उसने एक ऐसा जर्नल ज्वाइन किया जो इकोनॉमिक्स पर लिखता था, मतलब एक इकोनॉमिक जर्नल ज्वाइन किया। इकोनॉमिक जर्नल के पढ़ने के क्रम में ही, उसी की तैयारी के क्रम में उसने बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और इकोनॉमिक्स के बहुत सारी पेचीदगियों से अवगत हो पाया। तो वह एक जर्नलिस्ट के रूप में उसने अपना ज्ञान हासिल किया। तभी उसका संपर्क एंजल्स से हुआ। एंजल्स एक जब वहाँ से फिर जर्मनी में फिर वहाँ का उसने जर्नल्स में कुछ ऐसे लिखे कि जर्मनी में अधिक समय तक वो टिक नहीं सका, तो थोड़े समय के लिए इंग्लैंड भी आया और वहाँ पर तुम देखो तो लास्ट में इंग्लैंड में ही रहा है। उसी क्रम में एंजल्स से उसकी मुलाकात हुई। एंजल्स एक उद्योगपति परिवार से था और उसने वो स्वतंत्र रूप से एक फैक्ट्री चला रहा था, तो वह फैक्ट्री का स्वामी भी था। तो इसी क्रम में वो एक मानवतावादी उद्यमी या पूंजीपति था। तो मजदूरों की दशा देखकर उसका हृदय पसीज गया और वो मजदूरों की दशा में सुधार के लिए एंजल्स सोचने लगा। तो इसी क्रम में उसने एक पुस्तक लिखी थी वर्किंग क्लास के ऊपर, द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश वर्किंग क्लास, ऐसे ही कुछ करके उसकी पुस्तक थी। तो उससे कार्ल मार्क्स उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और फिर वो एंजल्स के संपर्क में आया था। फिर लेकिन उसके बाद वो फिर पेरिस आ गया कार्ल मार्क्स 1848 में, जिस समय क्रांति 1847 की क्रांति जिसके पीछे हमने चर्चा की आपको पार्ट फर्स्ट में। उस क्रांति के मध्य कार्ल मार्क्स उस समय पेरिस में ही था और एंजल्स के साथ मिलकर 1847-48 में उसने अपनी एक प्रसिद्ध रचना जिसका नाम आपने सुना होगा, वो रचना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र। और उसमें उसने स्पष्ट रूप से श्रमिकों को आह्वान किया कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवा दुखों की जंजीर के, मतलब यू आर नथिंग टू लूज एक्सेप्ट चेन्स। तो इस तक जंजीरों से जकड़े हुए हो कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। इस लोगे तो गेन ही होना है, लॉस होने का सवाल नहीं। ऐसी इतनी साइंटिफिक अपील उसने की थी। तो किसी क्रिटिक ने इसमें बहुत अच्छी बात कही कि रूसों ने मानव समुदाय को जंजीर की तरफ इशारा किया था कि मानव जंजीरों से जकड़ा हुआ है और कार्ल मार्क्स ने उस जंजीर के खोलने की विधि बताई। एक क्रिटिक ने कहा कि रूसों ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि मानव जंजीर से जकड़ा हुआ है और कार्ल मार्क्स ने उसे उस जंजीर से निकलने का रास्ता या उपाय बताया। मतलब रूसों ने कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि तुम्हारे पास खोने के लिए नहीं है सिवा दुखों की श्रृंखला की। फिर तुम देखते हो कि 1867 में आगे चलकर उसने दास कैपिटल लिखा। पेरिस में ऐसा माहौल नहीं रह गया था कि वहाँ वो टिक सके, तो उसको पेरिस भी छोड़ना पड़ा और पेरिस छोड़ने के बाद फिर वहाँ से वो आ गया लंदन। तो शेष जीवन वो लंदन में ही बिताया है। तो लंदन में ही वो रहा। तो उसी में 1867 में उसने एक दास कैपिटल नामक रचना लिखी और कैपिटल का उसका 3 वॉल्यूम है। उसके आगे के वॉल्यूम उसके मित्र एंजल्स ने लिखे, क्योंकि कार्ल मार्क्स का 1883 में डेथ हो गया, तो उसके बाद फिर वो नहीं लिख सका उसको। तो इसी क्रम में तुम देखते हो कि कार्ल मार्क्स ने ब्रिटेन में सक्रियता दिखाई और उसने बहुत ज़्यादा इस पर अध्ययन भी किया था और वहाँ पर एक वर्किंग क्लास एसोसिएशन भी बनाया था। 1864 में उसने, जिसको तुम कहते हो फर्स्ट सोशलिस्ट इंटरनेशनल, वो फर्स्ट सोशलिस्ट इंटरनेशनल का गठन किया था। पहले उसने लंदन में एक वर्किंग क्लास एसोसिएशन बनाया था और फिर उसने ब्रिटेन के मजदूरों को संगठित करने की कोशिश की थी। 1864 में उसने उसने सोशलिस्ट इंटरनेशनल बनाया था
और उसने मजदूरों को में एक चेतना जागृत करने की कोशिश की थी। हालांकि उसका कुछ फायदा मिला, क्योंकि श्रमिकों में एक चेतना जागृत होने लगी थी कि कहीं भी क्रांति घटित नहीं हुई, और कम से कम कार्ल मार्क्स तो अपने पूरे जीवन काल में कहीं भी सफल साधारण क्रांति देखने का अवसर उसे नहीं मिला, और वो 1883 में निराश होकर ही मरा। आगे उसका शिष्य, जो एक दूरगामी मतलब बहुत आगे का शिष्य उसका होगा, उसका फॉलोअर, उसका समर्थक, उसके विचारों का समर्थक लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, वह रूस में क्रांति लाएगा आगे चलकर, परंतु वहां पर अपनी व्यावहारिक बुद्धि का परिचय देते हुए, जो आप आगे देखोगे। मैं रूसी क्रांति से आपको जरूर परिचय कराऊंगा। ये 1847-48 में उसने रचना की। इस तरह से ये कार्ल मार्क्स के जीवन को समझा। अब मैं आपको ये बताना चाहता कि उसके जो कुछ प्रमुख विचार, देखिए, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसके गहन विचारों पर तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे कुछ उसके इम्पैक्ट के ऊपर पूछ लेंगे, या फिर कार्ल मार्क्स का ओवरऑल उसे वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पर ऑप्शन में पूछा है इसे वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत हार्डकोर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। या फिर मार्क्सवाद का यूरोप पर प्रभाव को आधार बनाकर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फिर भी उसके विचारों, उसका विचार, वैसे भी उसकी विचारधारा को लेकर स्टूडेंट्स में जो जिज्ञासा होती है, तो मैं उसके पहलुओं को आपको स्पष्ट करना जरूर चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हर मानवीय की विषय, हर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को मार्क्स को समझना चाहिए। तो मैं उससे कुछ महत्वपूर्ण, इसलिए मैं अवॉइड करूंगा कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सुगम तरीके से इसको जाए। पहले मार्क्सवाद में मार्क्स ने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई मुक्त अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर प्रश्न लगाते हुए कहा कि व्यवहार में मुक्त नहीं है। अब देखो, मैं इसको पीछे से आपको मैं समझाता हूँ, फिर आप इसको समझ। देखिए, आपको मैंने प्रबोधन पढ़ाते हुए एडम स्मिथ पढ़ा है, याद है? मैंने प्रबोधन पढ़ाते हुए आपको एडम स्मिथ पढ़ाया था, और एडम स्मिथ के विचारों की चर्चा की थी। एडम स्मिथ के बाद और डेविड रिकार्डो आए, हेवर्डर आए, ये सब क्लासिकल अर्थशास्त्री कहलाते हैं। इन सब का जो विचार है वो क्लासिकल अर्थशास्त्र कहलाता है। और क्लासिकल अर्थशास्त्र क्या कहता है? ये कहता है, इसका कहना है, अर्थशास्त्र का लेसेज फेयर, मुक्त बाजार, मुक्त बाजार, मुक्त बाजार जिसको लेसेज फेयर कहते हो, मतलब बाजार के स्वतः चालित, बाजार के स्वतः चालित नियमों के आधार पर, बाजार के स्वतः चालित नियमों के आधार पर, स्वतः चालित नियमों के आधार पर, स्वतः चालित नियमों के आधार पर विभिन्न वर्गों, विभिन्न समूहों के हितों में, विभिन्न समूहों के हितों में सामंजस्य, विभिन्न समूहों के हितों में सामंजस्य किस आधार पर? तो बाजार के स्वतः चालित नियमों के आधार पर विभिन्न समूहों के हितों में सामंजस्य। अब ये कैसे होगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचुरली संतुलन, हितों में संतुलन, हितों में संतुलन, हितों में संतुलन, हितों में संतुलन की बात कैसे करता है? ये कहता है कि एक है उत्पादक, दूसरा है श्रमिक, और तीसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता, उपभोक्ता। तो अब ये क्या करता है? ये बोलता है कि देखो, इन तीनों के हितों में नेचुरल संतुलन, इन तीनों के हितों में नेचुरल संतुलन है। नेचुरल संतुलन कहता है कि उत्पादक उत्पादन करता है। अब अगर यह उत्पादक श्रमिकों को कम तनख्वाह ऑफर करेगा, उनको उचित तनख्वाह नहीं देगा, तो श्रमिक इनके यहाँ काम, इनका उत्पादन दुष्प्रभावित होगा। तो इसकी मजबूरी होगी कि जितनी आवश्यकता है, मतलब ये बाजार तय करेगा, मतलब डिमांड और सप्लाई का, जिस तरह का डिमांड और जिस तरह की सप्लाई, तो उसके आधार पर श्रमिक को आपको तनख्वाह देना पड़ेगा। तो श्रमिक को तनख्वाह मिल जाएगा, ओके। अब अगर श्रमिक मतलब बाजार मूल्य से अधिक तनख्वाह की मांग करेगा, तो ये उत्पादक इन श्रमिकों को नहीं लेंगे, वो कुछ दूसरे श्रमिकों को लेंगे। इन श्रमिकों की मजबूरी होगी कि किसी उत्पादक के साथ वो सामंजस्य बैठा के चले, उतना ही डिमांड करे जितना दे है, जितना डिजर्व करता है। और जो उपभोक्ता है कि भाई डिजर्व कितना करता है, ये कैसे होगा? तो बाजार तय करेगा। बाजार अगर आपको ले रहा है उस मूल्य पर, इसका मतलब आप डिजर्व कर रहे हैं। उपभोक्ता है, उपभोक्ता अगर श्रमिक उत्पादक से अपेक्षा करेगा कि आप हमसे ज्यादा मूल्य ना लें, और अगर उत्पादक को फायदा नहीं होगा तो उत्पादन रोक देगा, अंतोगत्वा किसी को भी फायदा नहीं होना, फिर सभी उसे दुष्प्रभावित होंगे, तो उसकी गुंजाइश नहीं। तो फिर क्या करना होगा, जरा सोचिए। उसके लिए एक उपाय उसने बताया कि वो करना यह होगा कि अब यह जो उपभोक्ता है, वह उपभोक्ता कम से कम उतना मूल्य देने के लिए राजी हो जाए कि जिससे कि उत्पादक उसे वस्तुएं मुहैया करा सके। इसलिए उत्पादक को भी थोड़ा रैशनल होना होगा, और सॉरी, उपभोक्ता को और उत्पादक को भी चाहिए कि वह इतना ज्यादा मूल्य की मांग ना करे, नहीं तो उपभोक्ता नहीं खरीदेंगे। उसने कहा कि तीनों के हितों के बीच एक प्राकृतिक संतुलन है,
कोई किसी का कोई शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि बाजार ही सबकी रक्षा कर रहा है, उसका मानना है। फिर वो ये कह रहा है कि देखिए, इसका जो क्लासिकल अर्थशास्त्र है, उसका उत्पादन पर आधारित, उसका उत्पाद सॉरी हाँ, उसका मतलब मुख्य रूप से इसका जो सिस्टम है, वो मांग पर नहीं, उसका मुख्य बल उत्पादन पर है। उसने कहा कि आप उत्पादन करिए, उत्पादन अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेगा। कैसे? जैसे आप जितना उत्पादन करेंगे, उतने श्रमिकों को बहाल करेंगे, जितने श्रमिकों को बहाल करेंगे, उतना उसे तनख्वाह देंगे, श्रमिकों के पास तनख्वाह जाएगा, तो उसमें परचेजिंग पावर आएगा, यानी उसमें उसकी मांग आएगी। वो जब उसके पास तनख्वाह जाएगा, तो उसमें परचेजिंग पावर आएगा, उसमें क्रय शक्ति आएगी, वह वस्तुएं खरीदेगा और आपका नेचुरली बाजार बनता हुआ चला जाएगा। आपका बाजार बनना तय है। तो कार्ल मार्क्स इससे बिल्कुल ही डिसएग्री कर गया। उसने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को बिल्कुल ही चेतावनी देते हुए कहा, उसमें तक तो कार्ल मार्क्स ये तो पैदा होने से पहले ही एडम स्मिथ मर चुका था, और भी क्लासिकल अर्थशास्त्री उस युग में थे, तो उस परंपरा से जुड़े हुए थे। तो उसने एकदम क्लासिकल अर्थशास्त्र को पहली बात तो कही कि देखिए, आप मुक्त अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था मुक्त होती ही नहीं है। यह मोनोपोली मार्केट, ये जो उत्पादक हैं पूंजीपति, वो पूंजीपति एक्चुअली हुआ क्या कि कार्ल मार्क्स से पहले जो एडम स्मिथ जिसने क्लासिकल अर्थशास्त्र की नींव डाली है, वो एडम स्मिथ औद्योगिक क्रांति से पहले ही मर चुका था। मैंने उसका डेथ ही 1792 के करीब में हो गया एडम स्मिथ का। वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा ही नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या प्रभाव पैदा कर सकता है, मशीनीकरण क्या प्रभाव ला सकता है। जैसे उसका थियरी क्या है एडम स्मिथ का, उत्पादक है, तो ये 100 मजदूरों को रखेगा, तो 100 मजदूरों को तनख्वाह मिलेगा और परचेजिंग पावर आएगा। लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि जब मशीन आ जाएगी, तो मशीन प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर देगा। ये आप 50 श्रमिक ही रखेगा, 50 की छटनी हो जाएगी, तो 50 के पास ही तनख्वाह आएगा। तो इसका मतलब है कि मजदूरों में परचेजिंग पावर नहीं आएगा। और दूसरी तरफ कम मजदूर, जैसे हर उत्पादन में एक अंश मजदूर का होता है, दूसरा दूसरा पूंजी का होता है। तो उसका यह मानना है कि जैसे जैसे मशीनीकरण बढ़ेगा, अर्थशास्त्र में है, मशीनीकरण बढ़ेगा, कार्ल मार्क्स का मानना है, वैसे वैसे पूंजी पर लाभ बढ़ता जाएगा, क्योंकि मजदूरों को आप रिप्लेस करोगे, जो पहले मजदूरों को तनख्वाह देते थे, यानी मशीन तो एक ही बार खरीदना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो आप मजदूरों को तनख्वाह देते थे, उस तनख्वाह में कटौती हो जाएगी। 100 की जगह 50 मजदूरों को तनख्वाह दोगे, तो 50 मजदूर का जो तनख्वाह बचेगा, वो तो चला जाएगा आपकी पूंजी में, तो आपकी पूंजी तेजी से फैलेगी। और फिर दूसरी जगह पूंजी लगाओगे, तो अन्य मजदूरों का भी शोषण होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो वेज का कंटेंट है, श्रम का, वो कम होता जाएगा और पूंजी का कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि अब ये बेचारा मजदूर क्या बार्गेनिंग करेगा, जो और मशीनीकरण कर लेगा, तो उसको 25 मजदूर की जरूरत होगी, और इसकी जनसंख्या तो बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यह रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, यह मुनाफा के लिए संघर्ष कर रहा है। तो एडम स्मिथ जो कहता है कि मजदूर और इसके हित में संतुलन होगा, किस बात का संतुलन है? ये संतुलन रखने की स्थिति में कहा, ये तो लाचार है। और रह गई उपभोक्ता की बात, तो समझिए, जब ये अपना बाजार में एक अधिकारवाद पैदा कर लेगा, मोनोपोली मार्केट बना लेगा, तो उपभोक्ता को भी उन्हीं भाव पर वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी जो यह देगा, नहीं तो मार्केट में स्कार्सिटी कर देगा। उपभोक्ता के पास कोई चारा नहीं है, वो मोनोपोली कैपिटलिज्म उन्हें ज्यादा मूल्य पर वस्तुएं खरीदने की विवश करेगा। तो कार्ल मार्क्स का कहना है जो क्लासिकल अर्थशास्त्र जिस इक्विलिब्रियम की बात करता है, संतुलन की बात करता है, या फिर जिस मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करता है, व्यवहार में वो मुक्त होता ही नहीं। मेरे विचार से क्लासिकल अर्थशास्त्री को इसने जो चुनौती दी, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक स्व अलगाव का सिद्धांत, थियरी ऑफ सेल्फ एलियनेशन। ये एक बड़ा ही फिलोसॉफिकल चीज है। सेल्फ एलियनेशन व्यक्तिवादी टर्म में, जिसको उदारवादी टर्म कहते हो, और जो सेल्फ एलियनेशन का सिद्धांत है, वो मार्क्सवादी टर्म में। तो आपको जिज्ञासा होगी भाई ये सेल्फ एलियनेशन है क्या? तो देखो, अब यहाँ पर तो मैंने कुछ दिया है आपको कि श्रमिकों का शोषण औद्योगिक समाज के मूल में निहित है, जो श्रमिकों को उनके नियत लाभ से वंचित करता है। निरंतर वंचना के शिकार श्रमिकों में एक प्रकार का स्व अलगाव का भाव उत्पन्न होता है। अब ये शॉर्ट में दिया गया है कि मैंने तो अपनी स्टडी में चल दी, उसमें आपको ज्यादा करके दिया हुआ है, वो आपको मैंने उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे मैं आपको देखो क्लास में याद करवाता हूँ, कोई बड़ी चीज। देखिए, स्व अलगाव, उसने कहा कि देखिए, को पशु से जो अलग करने वाली चीज है, उस संदर्भ में अधिकांश बुद्धिजीवी मानते हैं कि मानव को पशु से अलग करता है उसकी तर्कशीलता या तर्क की क्षमता। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्ल मार्क्स